सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। Hello everyone, I welcome all of you on behalf of our channel The Biology. I am Dilip Kumar, lecturer in botany at Government Boys Degree College, Shahzadpur. Dear student, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को समझने से पहले जो हमारे इससे पहले के जो 3 लेक्चर हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रहे हैं, वो ज़रूर आप सुनिएगा ताकि आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो सही तरीके से समझ में आए। अब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ जा रहे हैं। इसमें 36 से 38 एटीपी बनेंगे। हमारे पास मौजूद क्या है, ग्लाइकोलाइसिस के 2 NADH और क्रेब साइकिल के हमारे पास हैं 8 NADH। तो पायरुविक एसिड की केमिकल चेंजेस हुई थी एक, वो मीन्स के 10 हमारे पास एक है NADH और 2 हमारे पास एक NADH हैं और 2 हमारे पास FADH हैं। अब इनको यूटिलाइज करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और जो ATP बनेंगे, सबसे ज़्यादा ATP बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बनते हैं। हमारे पास अब इस वक्त 4 ATP मौजूद हैं। 2 हमें नेट ग्लाइकोलाइसिस से मिले थे और 2 हमें क्रेब साइकिल से मिले थे। चलो तो अब हम सीखने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में हम बात करेंगे। रेस्पिरेशन का प्रोसेस जैसे कि मैंने पहले बताया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो टेक्निकली हमारा जो थर्ड स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है जो क्रिस्टाई है, जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है क्रिस्टाई में। ठीक है, तो पहले आप ये समझें कि ये जो मैंने हिस्सा बनाया है इसको हम कहेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसको हम क्रिस्टाई कह रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये इनर मेम्ब्रेन है और जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस है इसको क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और ये है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो आप सपोज करें कि ये वाला जो पोर्शन है पूरा का पूरा ये क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ। इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट चेन हो रही है तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस मौजूद होते हैं। इनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 4। 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं प्रोटीन के जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसके अंदर। ठीक है, जो ये पांचवा है ये भी प्रोटीन है मगर ये कॉम्प्लेक्सेस का हिस्सा नहीं है, इसको कहते हैं ATP सिंथेज, यहाँ से ATP बनेंगे। ठीक है, इन 4 कॉम्प्लेक्सेस के अलावा 2 और मॉलिक्यूल हैं जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं इन कॉम्प्लेक्सेस के बीच में। वो है एक ये यूबिक्विनोन जिसको को क्यू कहते हैं, ये को एंजाइम है, ये को क्यू है, और एक है साइटोक्रोम C, ये इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र करते हैं इन कॉम्प्लेक्सेस के बीच में। अब होता क्या है कि हमें जो क्रेब साइकिल में NADH मिले थे 8 और ग्लाइकोलाइसिस में हमें NADH मिले थे 2, टोटल 10 हमारे पास NADH हैं और FADH जो कि क्रेब साइकिल में हमें 2 मिले थे, 2 हमारे पास FADH हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि एक जो NADH है उससे हमें 3 ATP मिलेंगे। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा कि कैसे उससे 3 ATP मिलते हैं और जो एक FADH है उससे 2 ATP मिलते हैं। किस तरीके से FADH से 2 ATP मिलते हैं, और देखें कि इसमें जितने ये 4 जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इन कॉम्प्लेक्सेस में रिडॉक्स प्रोसेस होता है।
रिडॉक्स का मतलब कि एक ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिड्यूस होगा, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है इन कम्प्लेक्सेस के दरमियान चलती रहेगी, तभी इसको कहते हैं कि ये क्या है, रिडॉक्स प्रोसेस है। रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। अब देखें कि एक NADH की एक्चुअल फॉर्म ये है, क्रेब साइकिल में जो NADH प्लस बना था, तो इसमें जो है एक हाइड्रोजन आयन्स है वो मैट्रिक्स में ही रहेगा, ठीक है। और जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी, अब इसकी ऑक्सीडेशन होने जा रही है, NADH जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NAD प्लस में। इसके नतीजे में दो हाइड्रोजन आयन्स जिसपे कि प्लस चार्ज है वो मैट्रिक्स में आ जाएंगे, ये वाला हिस्सा मैट्रिक्स है, और इस एक NADH से दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन NADH के इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट रिसीव करेगा वो करेगा कॉम्प्लेक्स 1, मतलब कॉम्प्लेक्स 1 में जो NADH है उसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे, FADH के नहीं जाएंगे। FADH के जो इलेक्ट्रॉन है उसको जो रिसीव करने वाला कॉम्प्लेक्स 2 है। अब देखें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव हुए हैं, एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव होंगे NADH से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव होंगे FADH से। ये दो इलेक्ट्रॉन जब कॉम्प्लेक्स 1 में आएंगे, कॉम्प्लेक्स 1 मतलब कॉम्प्लेक्सेस है, बहुत सारे प्रोटीन है, जो FMN है, पहले इन इलेक्ट्रॉन को ये फ्लेवो प्रोटीन जो है रिसीव करेगा, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसके पास, आयरन सल्फर के पास। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स 1 में आएंगे, अब देखें कि कॉम्प्लेक्स 1 में जैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स 1 जो है ये सुपर चार्ज हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स 1 क्या हो जाएगा, ये सुपर चार्ज हो जाएगा। ये रेड लाइन में बना रहा हूं कि ये क्या हो गया, सुपर चार्ज हो गया। तो अब होगा क्या कि यहां से 4 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करने से कॉम्प्लेक्स 1 में 4, जिसको हम हाइड्रोजन आयन्स कह रहे हैं, कितने, 4 हाइड्रोजन आयन्स, 4, ये 4 हाइड्रोजन आयन्स हैं। ये 4 हाइड्रोजन आयन्स इस कॉम्प्लेक्स में, इस मैट्रिक्स से मूव करेंगे कहां, ये जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ये 4 जो हैं, ये चारों के चारों ये वाले ये मूव करेंगे इस कॉम्प्लेक्स 1 से। तो ये बात आप याद रखें कि कितने हाइड्रोजन के आयन्स जो कॉम्प्लेक्स 1 से 2 इलेक्ट्रॉन के जाने से और सुपर चार्ज होने से 4 हाइड्रोजन आयन्स जो है इसमें जा रहे हैं, ठीक है। ये आप समझिएगा, मैं अब आपको बताऊं किस तरीके से एटीपी बनेंगे। अब देखें जैसे ये चाह पे आएंगे, अब केमोसिंथेसिस को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले आप ये समझ लें, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये जो FADH2 है, FADH2 में भी ऑक्सीडेशन होगी, यहां पे ये ऑक्सीडेशन होगी FADH2 की, तो FADH2 से भी जो है प्रोटॉन जिसको हम हाइड्रोजन आयन्स कह रहे हैं, ये हाइड्रोजन आयन्स मैट्रिक्स में आएंगे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आएंगे, और इसके नतीजे में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव होंगे, और जो ये आपने बात याद करनी है कि FADH के इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में जाएंगे, कॉम्प्लेक्स 2 में जाएंगे। अब देखें कॉम्प्लेक्स 2 में जो इसमें प्रोटीन मौजूद है वो आयरन सल्फर मौजूद है, ठीक है। अब जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे कॉम्प्लेक्स 2 में, तो कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो सुपर चार्ज नहीं होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ पे मौजूद हैं कॉम्प्लेक्स 1 में, और 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं कॉम्प्लेक्स 2 में। अब क्या होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जो रिसीव करेगा ये CoQ कॉम्प्लेक्स 1 के भी इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, तो CoQ कॉम्प्लेक्स 2 के भी इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, ये दोनों के इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ गए हैं किसमें, जो इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल है जिसको हम कोएंजाइम कह रहे हैं, CoQ जिसको हम यूबिक्विनोन कह रहे हैं, यूबिक्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन के बाद चले जाएंगे कॉम्प्लेक्स 3 में। जैसे ही यहाँ से यूबिक्विनोन से, जिसको CoQ हम कह रहे हैं, CoQ से इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस कॉम्प्लेक्स में आएंगे तो इसको रिसीव करेगा साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम बी के बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे आयरन सल्फर के पास, आयरन सल्फर से जो है ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम C1 के पास, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जैसे कॉम्प्लेक्स 3 में आएंगे तो कॉम्प्लेक्स 3 भी क्या हो जाएगा, सुपर चार्ज हो जाएगा। ये मैं रेड लाइनिंग दे रहा हूं कि ये सुपर चार्ज हो गया।
कॉम्प्लेक्स 3 जैसे सुपर चार्ज होगा तो इसमें क्या होंगे, यहाँ से 4 प्रोटॉन जो मैट्रिक्स में पड़े हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आने से, यार ये याद रखिएगा कि हम 2 इलेक्ट्रॉन को फोकस कर रहे हैं, तो ये जो 4 प्रोटॉन हैं, ये 4 प्रोटॉन यहाँ से इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से ये मूव होंगे, पंप आउट होंगे इस कॉम्प्लेक्स 3 के सुपर चार्ज होने से, तो ये आ जाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गए। ठीक है, तो अब देखें कि कॉम्प्लेक्स 1 से 4 हाइड्रोजन आयंस आए हैं, कॉम्प्लेक्स 3 से 4 हाइड्रोजन आयंस आए हैं। ठीक, अब देखें कि ये जो इलेक्ट्रॉन 2 हैं ये कॉम्प्लेक्स 3 से निकलेंगे और कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 को बीच में जो जोड़ने वाला मॉलिक्यूल है वो है साइटोक्रोम सी। अब ये कॉम्प्लेक्स 3 से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये आ जाएंगे किसके पास, साइटोक्रोम सी के पास। हम 2 को फोकस कर रहे हैं मगर ये इसके भी इलेक्ट्रॉन इसके साथ साथ चलेंगे। जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहां से भी जैसे इलेक्ट्रॉन निकले थे तो ये सुपर चार्ज इसकी खत्म हो जाएगी। ये आपने बात याद रखनी है कि ये सुपर चार्ज खत्म हो जाएगी। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसकी भी सुपर चार्ज ये खत्म हो जाएगी। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम सी के पास आएंगे। इलेक्ट्रॉन जब साइटोक्रोम सी से जब कॉम्प्लेक्स 4 में आएंगे तो जैसे कॉम्प्लेक्स 3 सुपर चार्ज हुआ था और कॉम्प्लेक्स 1 सुपर चार्ज हुआ था, वैसे ही ये जो कॉम्प्लेक्स 4 है इनमें जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये भी सुपर चार्ज हो जाएगा। ये मैं रेड जो ये लाइन दे रहा हूँ इसका मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स अब ये सुपर चार्ज हो गया है। कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इस जो कॉम्प्लेक्स है ये प्रोटीन का 4, इसमें जो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आएंगे साइटोक्रोम ए के पास। साइटोक्रोम ए के बाद ये इलेक्ट्रॉन आएंगे साइटोक्रोम जो है A3 के पास। अब देखें कि ये कॉम्प्लेक्स 4 जब सुपर चार्ज होगा इन इलेक्ट्रॉन के आने से तो इसमें क्या होगा, इस यहाँ से भी जो है जो हाइड्रोजन आयन्स हैं, हाइड्रोजन आयन्स पंप होंगे मैट्रिक्स से जो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, माइटोकॉन्ड्रियल इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 में आए थे तो ये याद रखिएगा यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आयन्स पंप आउट हुए थे और कॉम्प्लेक्स 3 से भी 4 हाइड्रोजन आयन्स पंप आउट हुए थे। अब जो ये कॉम्प्लेक्स 4 है यहाँ से 2 हाइड्रोजन आयन्स जो है किस में जाएंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, ये पंप आउट होंगे मैट्रिक्स से माइटोकॉन्ड्रियल इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। अब देखें कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले हैं कॉम्प्लेक्स 1 से, तो 4 हाइड्रोजन आयन्स ये कॉम्प्लेक्स 1 के, 4 हाइड्रोजन आयन्स कॉम्प्लेक्स 3 के और ये 2 हाइड्रोजन आयन्स कॉम्प्लेक्स 4 के। ये टोटल हाइड्रोजन आयन्स अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन मूव हुए तो 10 हाइड्रोजन आयन्स यहाँ पे मैट्रिक्स इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आ गए। तो अब पहले ही मैंने आपको बताया है कि जो ये NADH है वो 3 ATP बनाता है। अब देखें कैसे, वो मैं केमिओस्मोसिस में बताऊंगा कि किस तरीके से ये जो हाइड्रोजन आयन्स हैं यहाँ से जो फिर से दोबारा जो है मैट्रिक्स में अंदर आएंगे, तो जैसे ही 4 की एंट्री होगी तो हाइड्रोजन आयन्स की 4 की एंट्री होगी, तो 4 की हाइड्रोजन आयन्स की एंट्री मैट्रिक्स में होने के नतीजे में 1 ATP बनेगा। अब देखें यहाँ पे कितने हैं, 10 हैं। तो 10 से जो कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि 2.5 ATP बनते हैं, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि NADH के एक मॉलिक्यूल से 3 जो है ATP बनते हैं। ठीक है, तो अब देखें कि जो कॉम्प्लेक्स 4 है इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है जिसको हम O2 कह रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन अब मौजूद है इन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के लिए। जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है रिसीव करेगी 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन आयंस, और इससे जो है 2 पानी के मॉलिक्यूल बनेंगे। इससे कितने पानी के मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 पानी के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। फाइनली यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन आयंस
ایک جو ہے آکسیجن ایٹم کے ساتھ مالیکولر آکسیجن کے ساتھ مل کے جو ہے فائنلی یہاں پہ واٹر بن جائے گا. تو الیکٹران ٹرانسپورٹ چین یہاں پہ جو ہے ختم ہو جائے گی. تو آکسیڈیٹو فاسفوریلیشن میں جو ٹیکنیکلی دو ٹرم ہے, یہاں تک تو یہ ہوگی الیکٹران ٹرانسپورٹ چین. جو سیکنڈ جو اس کا پورشن ہے وہ ہے کیمیو اوسموسس. کیمیو اوسموسس کو ہم جو ہے سمجھتے ہیں الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں یہاں سے الیکٹران موو ہوئے تھے, تو مختلف کمپلیکسز سے گزرتے فائنلی جو فائنل جو ایکسیپٹر تھا وہ تھا آکسیجن, مالیکولر آکسیجن, اور پانی یہاں پہ بن گیا. تو اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ میں کیمیو اوسموسس کے. کیمیو اوسموسس, کیمو مینس کیمیکل اور آئونس, اینڈ آسموسس آپ کو پتہ ہے موومنٹ آف molecule from higher concentration towards lower concentration cross through semi permeable membrane. اب دیکھیں گے الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں جو ہے دو جو الیکٹران NADH کے 10 ہائیڈروجن آئونس کو پمپ آؤٹ کیا میٹرکس سے انٹر میمبرین اسپیس میں. تو FADH2 ہے, FADH2 کے جو الیکٹران ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے والا کمپلیکس 2 ہے, اس کے کمپلیکس 1 میں نہیں جاتے, مگر جو NADH ہے اس کے الیکٹران جو ہے ایکسیپٹ کرنے والا کمپلیکس 1 ہے. اب تھوڑی بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ یہاں سے FADH کے 2 الیکٹران موو ہوئے تو کمپلیکس 3 سے 4 ہائیڈروجن آئنس پمپ آؤٹ ہوئے, اور 2 یہاں سے کمپلیکس 4 سے. اس کا مطلب کہ یہ جو FADH ہے, اس FADH سے جو ہائیڈروجن آئونس ہیں وہ کتنے پمپ آؤٹ ہوئے 4 اس کمپلیکس میں اور 2 اس کمپلیکس سے, 4 + 2 تو کتنے 6 ہائیڈروجن آئنس جو ہے FADH سے ہوئے. ٹھیک ہے, تو اگر NADH کو آپ دیکھیں گے تو کمپلیکس 1 میں سے جو ہائیڈروجن آئنس کمپلیکس 1 سے 4 پلس کمپلیکس 3 سے 4 پلس کمپلیکس 4 سے کتنے 2, تو ٹوٹل ہائیڈروجن آئنس کتنے پمپ آؤٹ کیے 10, جبکہ جو FADH نے کتنے پمپ آؤٹ کیے 6. اب دیکھیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ 4 ہائیڈروجن آئنس کتنے 4. اگر 4 ہائیڈروجن آئنس ایک ATP کو پروڈیوس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ اس کے پاس 10 ہیں تو یہ 2.5 یا 3 ATPs پروڈیوس کرے گا. ٹھیک ہے, جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ایک NADH جو ہے کتنے ATP بناتا ہے 3 ATP بناتا ہے. کس طریقے سے اب آپ کو پتا چل گیا, یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے. یہ جو FADH ہے اس میں ہائیڈروجن کے آئنس کتنے 6 پمپ آؤٹ کیے, تو یہ کتنے کرے گا ATP کتنے پروڈیوس کرے گا 1.5 یا یہ 2 ATP پروڈیوس کرے گا. صحیح ہے. اب ہم دیکھتے ہیں جو کیمو اوسموسس ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے. اب یہ جو میٹرکس ہے یہاں پہ جو ہائیڈروجن آئنس کی جو الیکٹرو گریڈینٹ ہے یا جو کنسنٹریشن ہے, جو کنسنٹریشن ہائیڈروجن آئنس کی ہے یہاں پہ کیا ہے لو ہے, جبکہ یہاں پہ کنسنٹریشن یا الیکٹرو گریڈینٹ یہاں پہ کیا ہے ہائی ہے. یہاں پہ کنسنٹریشن ہائی ہے, ہائیڈروجن آئنس کی کنسنٹریشن ہائی ہے. تو ابھی یہ جو ہائیڈروجن آئنس ہیں ان کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے, یہ کمپلیکس 1 سے واپس نہیں آ سکتے, کمپلیکس 2 سے واپس نہیں آ سکتے, یہ کمپلیکس 3 سے واپس نہیں آ سکتے. تو ان کے پاس ایک راستہ ہے جو کہ یہ ATP سینتھیسس, یہ ایک پروٹین ہے. اس پروٹین کو آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے آپ نے پانی کا ایک ٹربائن دیکھا ہے کہ پانی کے ایک ٹربائن پہ جیسے ہی پانی گرتا ہے تو وہ جو روٹر ہے جو ٹربائن ہے وہ گھومتا ہے. ٹربائن جیسے گھومتا ہے تو جو ہے وہ بجلی پیدا ہوتی ہے. بجلی بھی کیا ہے انرجی ہے, لائٹ الیکٹریسٹی پیدا ہوتی ہے, انرجی پیدا ہوتی ہے. تو اب یہاں پہ جو ہے انرجی پروڈیوس ہوگی کس پروسیس سے, کیمیو اوسموسس کے پروسیس سے, کہ کیمیکل جو آئنز ہیں وہ موو کریں گے فرام ہائر کنسنٹریشن ٹوورڈس لوور کنسنٹریشن cross through this semi-permeable membrane and produce ATP, adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate is the currency of energy. اب ہمیں ملیں گے کیا ATP ملیں گے. اب دیکھیں
कि जैसे ही 4 हाइड्रोजन के आयन्स यहां से प्लस, ठीक है, मैं 4 फोकस कर रहा हूं जिसे आप समझ सकें, ये वापस कहां पे आएंगे, यहां पे मैट्रिक्स में। ये हाइड्रोजन के आयन्स इस टरबाइन में से इस प्रोटीन जिसको हम एटीपी सिंथेसिस कह रहे हैं, जैसे ही इसमें से निकलेंगे, ये जो रूटर बना हुआ है, ये रूटर जो है घूमेगा। जैसे ही ये रूटर घूमेगा तो ये जो एडीपी है, एडीपी के साथ एक एडिनोसिन डाइफास्फेट के साथ एक फास्फेट इनऑर्गेनिक जो है वो मिल जाएगा और ये एटीपी चेंज हो एडीपी चेंज हो जाएगा किसमें, एटीपी में। इस तरीके से इस प्रोडक्शन को हम कहेंगे क्या, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, मींस के प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। अब इसको हम कह रहे हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, और जो ग्लूकोज और क्रेब साइकिल में जो एटीपी मिले थे उसको हमने कहा था सबस्ट्रेट लेवल एटीपी, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। मुझे उम्मीद है कि आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन समझ गए होंगे। थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन NADH से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, कॉम्प्लेक्स 1 में आए। FADH से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनको एक्सेप्ट करने वाला कॉम्प्लेक्स 2 होगा। कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 के इलेक्ट्रॉन, दोनों के इलेक्ट्रॉन जो है को Q के पास आएंगे, को Q के पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे, को Q के पास तब तक इलेक्ट्रॉन रहेंगे जब तक इसको कोई फर्दर ऑर्डर न मिले। यहां से को Q से कॉम्प्लेक्स 3 में इलेक्ट्रॉन आएंगे। जैसे यहां पे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये सुपर चार्ज हो जाएगा और हाइड्रोजन पंप आउट हो जाएंगे 4 यहां से, 4 कॉम्प्लेक्स 1 से। फिर यही इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएंगे, साइटोक्रोम C के पास। साइटोक्रोम C से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे कॉम्प्लेक्स 4 के पास, कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम A के पास, और कॉम्प्लेक्स 4 में ही जो है साइटोक्रोम A3 के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 में आएंगे, कॉम्प्लेक्स 4 भी सुपर चार्ज हो जाएगा और इसके नतीजे में 2 प्रोटॉन जो है पंप आउट होंगे इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है। यहां पे फाइनली इनको जो एक्सेप्ट करने वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होगी। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इसको रिसीव करेगी और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के जो रिसीव करेगी वो 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन आयंस रिसीव करेगी, और एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी 2 वाटर मॉलिक्यूल्स में। केमोस्मोसिस में हमने पढ़ा कि जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और जो मैट्रिक्स है उसमें हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, केमोस्मोसिस होगी, मूवमेंट होगी केमिकल्स की, आयंस की क्रॉस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब ये मूवमेंट होगी तो ये टरबाइन एटीपी सिंथेसिस घूमेगा और इसके घूमने के नतीजे में ये टरबाइन क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।